Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdi with 25 years of teaching experience. Okay, and we are discussing the course Sequence and Series. After completing arithmetic progression, arithmetic mean, geometric progression, geometric mean, now in this lecture we will discuss about हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम इसको HP लिखते हैं. जैसे AP होता था, जैसे GP होता था, वैसे ही HP. ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के बारे में मैं एक बात आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहता हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के जो भी प्रॉब्लम्स है वो AP में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. AP के प्रॉब्लम समझ लीजिए HP के प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही वैसा होता है. कैसा डेफिनेशन होता है? कोई भी सीक्वेंस HP में तभी होगा जब उसका ईच टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो AP में आ जाए. मतलब AP के ईच टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो HP बन जाता है, और HP के ईच टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो AP बन जाता है. करेक्ट है. तो इसीलिए HP में जैसे मैं बोला कि HP स्टार्ट किया, मतलब आपने ये सारा चीज पढ़ लिया है. अब पढ़ लिया तो कहाँ पढ़ा है? AP में पढ़ा है. तो AP के सारे प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि HP का जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है उस HP के प्रॉब्लम्स को पहले AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे nth टर्म निकालना है HP का, HP का nth टर्म नहीं निकालना आपको, एक्चुअली में AP का nth टर्म निकालना है. लेकिन बस ये है कि जो HP है ना उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और फिर वो रेसिप्रोकल एक AP बन जाता है, और फिर उस AP में हमको nth टर्म निकालना पड़ता है. तो बस ये है कि अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कईयों को करता है जो रेसिप्रोकल का कैलकुलेशन है. करेक्ट है. रेसिप्रोकल के जो कैलकुलेशंस है उसमें आपको कईयों को कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज जैसा मैंने अभी बोला कि HP के सारे प्रॉब्लम्स AP में कन्वर्ट होते, बस ये काम करना है. ठीक है. तो ठीक है साहब, एक कोई भी सीक्वेंस जो होगा ना वो HP कब कहलाएगा ये अभी मैंने बता दिया. तो जैसे मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस लिया मैंने, जैसे A1, A2, A3 लाइक दैट. AN is in HP if 1/A1 मतलब इसका रेसिप्रोकल, 1/A2 इसका रेसिप्रोकल. वैसे ईच टर्म का रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं और वो AP है, तब हम ये बोलेंगे कि वो HP होगा. यही इसका फंडामेंटल है. इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी HP के प्रॉब्लम्स होंगे ना वो AP में कन्वर्ट हो जाएंगे. आपको AP बना लेना है, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. देयरफॉर नंबर 1 पॉइंट, nth टर्म ऑफ HP अगर निकालना है, nth टर्म ऑफ HP, तो nth टर्म ऑफ HP क्या होगा? 1/nth टर्म ऑफ AP ये होगा. ठीक है. तो दोनों चीजों को देख लेना. अगर ये AP है तो ये HP हो जाएगा, अगर ये HP है तो ये AP हो जाएगा. मतलब आप कैसे जंप करेंगे इधर से उधर, समझ में आ गया. मान लीजिए मैंने बोल दिया कि दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ, ABC AP है. अगर ABC AP है तो यहां से मुझे मिलेगा 1/A, 1/B, 1/C HP. गॉट द पॉइंट. और यहीं से एक और इफ
अगर ए बी सी एच पी है तो यहीं से मुझे क्या मिलेगा, 1/a 1/b 1/c AP। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अगर ए बी सी AP में है तो 1/a 1/b 1/c HP हो जाएगा, या फिर ए बी सी HP में है तो 1/a 1/b 1/c AP हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो लेकिन आपने ये देखना है कि HP की जो बेसिक डेफिनेशन है वो AP से जनरेट की है कि ये सीक्वेंस HP तब होगा जब 1/a1 1/a2 1/a3 लाइक दैट AP होगा। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया कि HP का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। करेक्ट है? हाँ, तो तीसरा पॉइंट भी नोट करिए। क्या तीसरा पॉइंट होगा कि नो टर्म्स ऑफ HP कैन बी 0। HP का कोई भी टर्म, जैसे GP में भी कोई भी टर्म 0 नहीं होता था, है ना? AP में हो सकता है। करेक्ट है? तो नो टर्म्स ऑफ HP। अब ये यहाँ पे बेटा फिर ये पॉइंट्स है ना, फिर रिसर्च के पॉइंट्स हो गए जो अभी जैसे मैंने बोला है कि 0 से डिविजिबिलिटी अभी तक के नहीं मालूम, इतनी सदियां हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स को देखिए। क्या हो गया कि नो टर्म्स ऑफ HP कैन बी 0, क्योंकि अगर HP का टर्म्स 0 है तो वो 1/0 हो जाएगा। 1/0 रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि HP तभी होगा ना जब उसके रेसिप्रोकल AP में होंगे। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो अगर कॉमन वे में, नॉर्मल वे में हम सोचेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। करेक्ट है कि नहीं? तो HP का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, क्योंकि HP का टर्म अगर 0 हो गया तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? और इसकी डेफिनेशन ही यही है HP की कि अगर कोई भी सीक्वेंस HP तभी होता है जब उसके टर्म्स के रेसिप्रोकल बनाने पर जो सीक्वेंस मिलता है वो AP मिल जाए। गॉट द पॉइंट? ओके फाइन, यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरा एक और बात होता है कि रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा ध्यान रखना, ये सब पॉइंट्स है ना, अगर आप नॉर्मल वे में जाते तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करते। अब जैसे मैंने बोला कि 2, तो 2 का रेसिप्रोकल तो आपको सबको मालूम है 1/2। चलिए 3 का रेसिप्रोकल की बात करता हूँ, तो क्या होगा 3 के रेसिप्रोकल 1/3। यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैन यू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ 1 के रेसिप्रोकल की बात करें। हाँ, तो 1 के रेसिप्रोकल में 1 ही आ रहा है। मतलब अब दो तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, सोचने की बात है। 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 हो गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया, लेकिन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब ये होना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो 1 का रेसिप्रोकल यहाँ तो दोनों वही है, 1 के अपॉन में 1 ही है, तो ये 1 ही आ रहा है। तो थोड़ा सा देखो, ये और लग रहा है, देखने में और लग रहा है। अगर हम दूसरे सेंस में सोचे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और ये एक वे हो गया, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है, नॉर्मल वे हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसको समझिए, थोड़ा देखने में और नहीं लग रहा है? ये ठीक है रेसिप्रोकल, ये ठीक है रेसिप्रोकल। यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल का जो डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक प्रकार से फेल होते दिख रहा है। अब आप बोले कैसे फेल हो रहा है? यही तो है, 1 को 1। अब थोड़ा सोचिए उसको, अगर आप सोचने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ अलग आया नहीं है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और फिर रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो ये रेसिप्रोकल का डेफिनेशन ठीक है, सेटिस्फाइड है, वर्क कर रहा है, जो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आता है। अगर वे में सोचे तो, नहीं सोचे तो ठीक है साहब, 1 का रेसिप्रोकल 1 चलने दीजिए,
हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसीलिए जब भी कोई सीक्वेंस, ठीक है, जब भी कोई सीक्वेंस 1 1 1 1 की रह गई, मतलब सारे टर्म्स 1 1 है, कांस्टेंट है, तो वो एपी में होगा और जीपी में होगा, लेकिन एचपी में नहीं होगा, क्योंकि एचपी का डेफिनेशन ही रेसिप्रोकल ऑफ एपी से निकला है। तो कोई भी सीक्वेंस जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ये सीक्वेंस एपी और जीपी में होंगे, लेकिन एचपी में नहीं होंगे। अब यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको हिंट दिया है, ठीक है साथी। तो एक तो ये बात अभी आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले तो नो टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी जीरो, ये पॉइंट्स हो गया। nth टर्म ऑफ एचपी निकालना है तो ये पॉइंट्स हो गया। अब आपने एक और चीज बता रहा हूँ, और फिर डेप्थ वाले पॉइंट बता रहा हूँ आपको, नोट करेंगे फिर से। जैसे मैंने 1 के रेसिप्रोकल के बारे में बात करा, जैसे 0 वाला कॉन्सेप्ट बताया, अब एक और ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इसमें हम सम ऑफ, कभी आपने एक चीज को देखो, फिर से देखो, कैन यू फाइंड आउट दिस 1/2 + 1/3? यस, यू कैन फाइंड आउट, बराबर है। बोले सर ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5/6, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जरा नोट करना, अब अगर सम निकालना है तो अभी भी सम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर अब सम निकालना है तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और अगर ये वाली चीज को मैं और आगे 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 बढ़ाते जाऊं तो फिर कैलकुलेशन बढ़ते जा रहा है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहा है। क्या कभी आपने कोई ऐसा फार्मूला भी देखा है कि ऐसे रेसिप्रोकल वाले सम चाहे जितने भी हो, ऐसे रेसिप्रोकल वाले सम, ऐसे वाले टर्म्स का सम करना है, चाहे फिर जितने भी हो, हम उसको आसानी से कोई फार्मूले से 1 सेकेंड में 1 मिनट में कर सकते हैं। आपने कभी देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। आपने ये किया है, लेकिन इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे ही रेसिप्रोकल का सम की बात आ जाती है फिर कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी स्कूल लेवल तक के आपने रेसिप्रोकल के सम यहाँ तक किए हैं, मैक्सिमम 3 तक किए होंगे, इसके आगे 4th में भी आप नहीं गए होंगे। नोट करिए, स्कूल लेवल पे भी ऐसे सम एलसीएम लेके 2 वाले किए, 3 वाले किए, 4 तक भी नहीं किए। तो अब इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके करिकुलम में नहीं आए हैं 10th लेवल तक के, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी और आगे भी ये नहीं आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि ये जो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है, फिर ये कई लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एचपी। नोट डाउन दिस मीन्स देयर इज नो, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एसएन का कोई फार्मूला नहीं होगा यहाँ पर। जैसे एसएन का फार्मूला एपी में था, जैसे एसएन का फार्मूला जीपी में था, वैसे एसएन का फार्मूला एचपी में नहीं है। व्हाट द पॉइंट? हाँ, रीजन ये है क्योंकि अभी आपने देखा ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहा है और इसमें यहाँ पे समस्या जाती है। हाँ, सो देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला, बट इसका मतलब नहीं है कि हम उनके कोई भी टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। करेक्ट है? हाँ। तो सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज नोट कर लीजिए, देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर Sn of HP. There is no direct formula for Sn of HP. HP के टर्म्स को सम करने का, Sn मतलब मैंने फाइनाइट भी बोल दिया, पर कोई फार्मूला नहीं है। करेक्ट है? हाँ। सो देर इज नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर Sn of HP। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। लाइफ में स्कूल करिकुलम में भी नहीं है, अगर आगे भी ये बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस होता है, तो आगे इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो भाई ऐसा है कि नो टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी जीरो, देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर एसएन ऑफ एचपी। वी कैन हैव द एसएन फार्मूला फॉर एपी एंड जीपी बट नॉट इन एचपी। जो कांस्टेंट वाले सीक्वेंस होते हैं ना, 2 2 2 2 3 3 3 3, ये अभी पॉइंट्स आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो जैसे ये
आगे और आएगा, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 भी नोट भी कर लीजिए भाई, और पॉइंट नंबर 5 भी नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, ये जो कांस्टेंट वाले हैं ना, जैसे ए मैंने जनरलाइज कर दिया, ए, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी भी होगा एंड जीपी भी होगा, बट नॉट एचपी, एचपी नहीं होगा। अगर इफ ए इज 1, इफ ए इज 1, मतलब ये सीक्वेंस एपी और जीपी होगा लेकिन एचपी नहीं होगा जब ए 1 होगा, करेक्ट है। लेकिन यही वाला सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, इस सीक्वेंस इज एपी भी होगा, जीपी भी होगा और एचपी भी होगा इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब ए अगर 1 नहीं है, बाकी कोई भी नंबर रख लीजिए आप, 2 2 3 3 4 4 5 5, तो अब यही वाला सीक्वेंस आपका एपी भी होगा, जीपी भी होगा और एचपी भी होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक और बातें आ जाती है, क्या बात आती है आपको और बताता हूँ, कि अगर कोई भी सीक्वेंस किसी दो में है, मतलब कोई भी सीक्वेंस या तो एपी और जीपी है, तो वो ऑटोमेटिकली एचपी हो जाता है, या एपी और एचपी में तो वो ऑटोमेटिकली जीपी में हो जाता है। मतलब कोई भी सीक्वेंस इज पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी टू आउट ऑफ दिस एपी जीपी एंड एचपी। ये एपी जीपी और एचपी में से कोई दो को फॉलो करता है सीक्वेंस, देन इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो द थर्ड वन। सर अब बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं भाई बिल्कुल मत ऐसा करना, ये वो 1 को छोड़कर है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया 1 वाले को छोड़कर। अब इसी में तो क्वेश्चन फिर जनरेट होते हैं, हम ये सोच लेते हैं किसी एक पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, हाँ एपीजीपी में है, हाँ जी एपीजीपी में है तो ये एचपी में होना चाहिए। अभी आपने बोला सर कि कोई भी दो को फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली तीसरे प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा वो सीक्वेंस। अ सीक्वेंस फॉलोइंग एनी टू आउट ऑफ दिस 3 प्रोग्रेशन, देन इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो द थर्ड वन, बट एक्सेप्ट ये ए इक्वल टू 1। इसलिए तो स्टार्टिंग में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। तो 1 का जो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा ऑड लगता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, करेक्ट है। और एचपी डेफिनेशन जो आया है एचपी का, वो रेसिप्रोकल से ही आया है। तो 1 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स है, अगर वो कांस्टेंट है ए अगर 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, तो वो एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है, नंबर 1 पॉइंट्स। अगर 1 1 1 1 1 1 है तो फिर भाई साहब वो सिर्फ एपी और जीपी भी है। और जैसे मैंने बहुत बिगिनिंग में बताया था, ये सब बहुत रिसर्च के टॉपिक्स है कि ये 1 1 1 1 1 जो कांस्टेंट है ना, इसको एपी बोले कि नहीं बोले, इसके बारे में भी आजकल जितने भी मैथमेटिशियन है ना डिस्कशन चल रहा है। तो ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी चल रही है, ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे हिडन पॉइंट्स है जो अभी भी इनके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताया, उस पॉइंट्स को भी नोट करके रख लीजिए, है ना। ये 4th की जगह ये 5th पॉइंट्स आ गया। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपने डिस्कस किया है, उन सारे पॉइंट्स को आप लिस्ट आउट कर लीजिए प्लीज। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स में। क्या है, अ सीक्वेंस इज एचपी इफ उनके रेसिप्रोकल एपी में आ जाए। तो एचपी का कोई भी प्रॉब्लम, ये पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलो ये भी पॉइंट्स ले लेते भाई। नंबर 6 पॉइंट्स भी नोट कर लो। एवरी प्रॉब्लम ऑफ एचपी, ये लिखो, एवरी प्रॉब्लम ऑफ एचपी कैन बी सॉल्व by converting into AP। मतलब एचपी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ऑटोमेटिकली आपको एपी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सारे एपी के कॉन्सेप्ट लगाना है। nth टर्म निकालो, कोई नेगेटिव टर्म्स निकालो, मैक्सिमम सब निकालो, क्या निकालो, जैसा भी करना है सब इसमें वो सारी चीज एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। करेक्ट है। फाइन, अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। व्हाट इज दैट? फाइंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। अब कुछ बातों को बहुत ध्यान देना है आपको। पहला क्या क्या बात है, ये सीक्वेंस बोला है 100 टर्म, लेकिन सीक्वेंस बोला है। अब सीक्वेंस है तो कौन सा सीक्वेंस है वो दूसरी बात हो जाएगी। सीक्वेंस तो है, कौन सा सीक्वेंस है तभी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। एपी है, एचपी है, जीपी है, क्या है, तब जाके मैं इसमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा एन निकालने का। गॉट द पॉइंट? हाँ, तो नंबर 1 पॉइंट्स। ठीक है। अब दूसरा चीज ये देखो, ये यहाँ पे डैश 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 कर दिया, मतलब ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है और मुझे सिर्फ निकालना है 100 टर्म। गॉट द पॉइंट? हाँ, ये गॉट। अच्छा साहब, अब आप देखते हैं कि अब ये सीक्वेंस पहले तो ये पता करो कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है। तो अब यहां से आते हैं ना कि अगर ये रेसिप्रोकल को देखो, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये जो डिनोमिनेटर को देखो, ये डिनोमिनेटर वाले जो टर्म्स है वो एपी में है। डिनोमिनेटर वाले टर्म्स एपी में, इसका मतलब ये 1, ये 1/3, ये 1/5, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीक्वेंस है वो एचपी है। मतलब इस एचपी का मुझे 100 टर्म निकालना है। तो 100 टर्म ऑफ एचपी एक्चुअली में 1/100 टर्म ऑफ एपी हो जाएगा। मतलब एपी का 100 टर्म निकालो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। और एपी का 100 टर्म कैसे निकालना है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप स्टार्ट कर लीजिए। a + 99d करेक्ट है? हाँ जी, तो यहाँ निकाल लीजिए, फिर वहां लिख देना। तो 100 टर्म ऑफ एपी क्या होगा? a + 99d, और ये एपी की बात कर रहा है, a1 है, 99 और d2 है। ठीक है साहब, 1 + 198 करेक्ट है, मतलब 199। मतलब आंसर आ गया 1/199। ये हो गया इसका 100 टर्म। तो एक्चुअली में एचपी का प्रॉब्लम आपने काय में किया है? एपी में। मतलब एचपी का 100 टर्म निकालना है, क्लियरली आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। फाइंड द 4th टर्म of an HP when 7th term is 1/20 and 30th term is 1/38। बहुत 10th क्लास में आपने एपी में ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। 4 टर्म हमको निकालना है, 7 टर्म दिया हुआ और एचपी ऑलरेडी बोल दिया है, ये एचपी ऑलरेडी बोल दिया, नोट करेंगे। ये कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने बिगिनिंग से आपको बता रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द सीक्वेंस जिसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो ऑलरेडी बोला गया है कि वो एचपी में है। करेक्ट है? तो बाकी अब चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, ये एपी है कि फिर ये एपी होगा तभी एचपी होगा, वो चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी गिवन, तो इसका रेसिप्रोकल उसी हिसाब से होगा। मतलब अब देखो, ये 7 टर्म दिया हुआ है, तो 1/20, इसका मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 टर्म ऑफ एपी लिख सकता हूँ। एपी का 7 टर्म 20 होगा, एपी लिख दीजिए, और 30th टर्म ऑफ एपी ये 38 हो गया। करेक्ट है? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में एपी में आ गया। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि we have to find out the 4th term of HP when its 7th term is 1/20 and 13th term is 1/38। ठीक है, वो 13th और 30th टर्म दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके फाइन। बहुत दिनों से मैं ये भी सोचा था कि बहुत सीरियस टीचिंग चल रही है, आप लोगों को लग रहा होगा सर कभी भी बीच में मजाक नहीं करते हैं, है ना? तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है कि नहीं? ओके फाइन।
ओके फाइन, 7 टर्म ऑफ एपी मिल गया 20, 38 टर्म ऑफ एपी आ गया 38, फाइन। अब यहां से आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 19d, और इसको लिख सकते हैं a प्लस, नहीं 19d नहीं, 7th है 6d, और ये a प्लस 12d हो गया। और यहां से ये दोनों इक्वेशन से आपको d मिल जाएगा। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 में से 20 गया तो 18 हो जाएगा, a कैंसिल हो गया, 12 में से गया 6d, तो यहां से आपको d मिल गया 3। अब d 3 मिल गया, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, a मिल जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 6d, दैट इज 20 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 2। तो a 2 मिल गया। ये a और d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने निकाला है, करेक्ट है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का 4 टर्म निकालते हैं। सो 4 टर्म ऑफ एपी इज a प्लस 3d होगा, है ना। हाँ जी, a कितना है 2 है, d कितना है 3 है, ठीक है। तो 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 11। सो फाइनली आपको आंसर मिल गया स्टूडेंट्स। सो 4th टर्म ऑफ एचपी भी मिल गया 1/11, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए भाई। तो जैसे लास्ट में आपने एचपी में, अदरवाइज यू हैव सॉल्व द एचपी प्रॉब्लम इन AP1, एपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके एपी का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है। फाइनली लास्ट स्टेप में आपने एचपी लिखा है, करेक्ट है। हाँ जी, तो एचपी के अब जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे नोट कर लीजिए भैया, एपी में सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जनरल से प्रॉब्लम हो गए, अब हम मैं कॉम्प्लिकेशन में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं, ठीक है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए, तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इफ ए बी सी आर इन एचपी then show that a upon b plus c, b upon c plus a, c upon a plus b also in HP। अभी जैसे मैंने बताया था कि HP के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो AP में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और एपी में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बेस प्रॉब्लम है, मैंने एप्लीकेशन में 2 प्रॉब्लम्स दिए थे, आपने उसको सॉल्व नहीं किया। प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कैसे किसी एपी से और दूसरे एपी जनरेट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स थे वो। चलिए इसमें सीख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है साहब। तो आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखो पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी काय में है, एचपी में है, ठीक है। ओके कोई इशू नहीं। तो एचपी में है तो यहां से एक बात निकलती है, 1/A 1/B 1/C AP, नंबर 1 पॉइंट। अब मुझे ये प्रूव करना है, यहां समथिंग लाइक B प्लस C दिख रहा है, C प्लस A दिख रहा है, A प्लस B दिख रहा है, और AP की जो प्रॉपर्टीज है ना उसको मेरे को यूज करना है। AP की क्या प्रॉपर्टीज है कि AP के टर्म्स में, सारे टर्म्स में, ईच टर्म में अगर सेम नंबर ऐड करते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो भी AP ही होगा, करेक्ट है। और फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जैसे ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस में चेंज नहीं आता, मल्टीप्लाइड करते हैं तो k टाइम्स हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो 1/k टाइम्स। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी AP की प्रॉपर्टीज में जानते हैं, करेक्ट है। हाँ,
तो अब हम क्या करेंगे, ये एपी है तो क्या हम ऐसा कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें, सो दैट मेरा टारगेट ये है कि ऐसा कोई टर्म्स मिल जाए, ऐसा कोई टर्म्स मिल जाए। करेक्ट है, हाँ ठीक, अब समझ में आई बात। तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसको a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाइड करते हैं सभी टर्म्स को, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ही सब में कॉमन होएगा। अगर बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, b a प्लस बी प्लस सी, सी, ये भी AP होगा। AP की प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब ईच टर्म को मैंने a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाइड किया है। करेक्ट, हाँ। अब इसको a से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक टर्म मान लेता हूँ और इसको दूसरा टर्म मान लेता हूँ। करेक्ट है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा b प्लस सी बाई ए। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन में है वैसा कुछ अरेंजमेंट आ रहा है, वैसा कुछ अरेंजमेंट आ रहा है, ठीक है कि नहीं? यस, करेक्ट। यहाँ आते, यहाँ पे अब मैं इसको एक टर्म मान लेता हूँ और ये इसको दूसरा टर्म मान लेता हूँ। गॉट द पॉइंट? ये 1 प्लस ए प्लस सी बाई बी हो जाएगा, लाइक दैट 1 प्लस सी से डिवाइड कर दिया a प्लस बी बाई सी, तो ये भी AP ही होगा। ये तो AP, इसलिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी वाली बात नहीं की है, इसी को सिंप्लीफाइड किया है, तो ये AP हो गया और यही चीज को मैंने दूसरे वे में लिखा। करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट, ये दूसरे वे में लिखा है। अब यहाँ आते, अगर आप देखते हैं कि ये पूरा AP है तो इन सभी टर्म्स में मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, फिर से रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो AP होगा। तो यहाँ से b प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी और a प्लस बी बाई सी, ये AP होगा। अब मैंने यहाँ पे AP की प्रॉपर्टी यूज की है। इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में, ऊपर वाले स्टेप में जो AP है उस AP में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया ईच टर्म में से। ईच टर्म में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो वापस से AP ही रहता है प्रॉपर्टी। करेक्ट है, अब AP आ गया। अब आपको देखो, अब अगर इसका ये AP है तो इसका रिवर्स HP होगा ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका रिवर्स प्रॉब्लम को देख लीजिए, a b प्लस सी, b a प्लस सी, c a प्लस बी, ये HP होगा, वो हमने प्रूफ कर दिया। गॉट द पॉइंट? करेक्ट, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में जम करते हैं, ठीक है? फाइन। नोट कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी पकड़ना। रेशियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स दिए हैं आपको, हाँ? इसके पहले टेस्ट में आप देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में SN बाई एन वाला प्रॉब्लम, SA बाई ए, ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर में। प्रॉब्लम्स हमने बताए थे, लेकिन जो फिर जैसे जैसे मैंने अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट जो जनरली IIT JEE में आते हैं मैंने उसके ऊपर हाईलाइट किए थे। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट एकदम लोअर क्लासेस का है और टर्म्स वहाँ जो यूज हो रहे हैं वो 11th और 12th के अभी इस क्लासेस के यूज होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट रेशियो का रहेगा। और रेशियो हमने 7th क्लास में पढ़ा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके फाइन, इफ, इंपॉर्टेंट वन। अब पहली बार मैं रेशियो का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। इफ a की पावर x दैट इज इक्वल टू b की पावर y दैट इज इक्वल टू c की पावर z एंड ABC आर इन GP, ठीक है? ओके फाइन, देन शो दैट XYZ are in HP, ठीक है? ओके फाइन। अब सबसे पहली बात HP GP को AP को छोड़ दीजिए, अभी मैं फर्स्ट टाइम आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसके प्रॉब्लम्स मैंने आपको टेस्ट में दिए थे, अगर आप नोट करेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिए थे, याद रखो, ऐसे कुछ दिया था मैंने।
एस ए बाई सी या एस ए बाई ए, ऐसा कुछ था, ए स्क्वेयर करीब, एस बी बाई बी स्क्वेयर, देन इक्वल टू सी, देन एस सी इक्वल टू व्हाट, ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया था, वेयर एस रिप्रेजेंट द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट है। तो वहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एसएन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए, अगर मैंने आपको मतलब वो क्वेश्चन क्या कर रहा था, आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट कर रहा था, आपको लेके जा रहा था एपी में और एपी के एसएन में लेके जा रहा था, लेकिन ना एपी और ना एसएन का वहाँ कोई ज़रूरत है। अब यहाँ पे एस सी निकालना है तो वो समझ में आ जाता है, एस ए बाई ए स्क्वेयर है, एस बी बाई बी स्क्वेयर है, और वो इक्वल टू सी ए, सी मतलब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लेंगे। तो ऐसे चूंकि सम को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ए टर्म्स को, एस बी, तो ऐसे ही एस सी सम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे के अपॉन में ए स्क्वेयर है तो इसके अपॉन में सी स्क्वेयर होगा, तो यहाँ से एस सी हो जाएगा सी क्यू, ये पूछा था। तो यहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं फिर एक बार इस प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूँ कि देखो ये क्या दिया हुआ है, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। अब ये इक्वल है, इक्वल है मतलब यहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट है। आप अगर ऐसे नहीं समझते तो इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, इसके अपॉन में, अब ये रेशियो दिख रहा होगा, ये पूरा रेशियो दिख रहा होगा। तो रेशियो इक्वल्स है, मतलब अब ये रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो। अब रेशियो में क्या होता है, आपने पढ़ा लोअर क्लासेस में, लोवेस्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म में आते रेशियो, करेक्ट है। और फिर वो दिखते, जैसे मैंने बोल दिया कि 25/30, तो ये 25/30 एक रेशियो अलग दिख रहा है, लेकिन ये 5/6 के इक्वल है जो लोएस्ट टर्म में, गॉट द पॉइंट। हाँ, तो अभी यहाँ पे भी यही काम को देखना है कि ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड है, ये रेशियो है। तो इसको जब भी रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा ना, कोई भी कांस्टेंट मिल लीजिए, लेट द कांस्टेंट इज के, लेट द कांस्टेंट इज के, बस ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, और फिर बाकी काम वैसे स्टार्ट होगा। तो ठीक है साहब, अब बात तो मुझे एक्स वाई जेड में करना है, ठीक है, बात मुझे एक्स वाई जेड में करना है, ठीक है। एंड ए बी सी आर इन जीपी। अब आते हैं, ए बी सी अगर जीपी में है ना, तो ये भी ऑटोमेटिकली जीपी में ही होता है। ए बी सी पावर करेंगे ना तो फिर वो जीपी में, लेकिन यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे, अभी हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहां से क्या आ गया, ए की पावर एक्स इक्वल टू के, तो यहां से आप ए की पावर एक्स इक्वल टू के है तो 1/x पावर लेंगे तो ए मिलेगा। जनरली बहुत कम यूज होती है ऐसी अलजेब्रा, इसलिए कईयों को प्रॉब्लम जा सकती है। ए कैसा होगा, के की पावर 1/x, जैसे मैंने स्क्वेयरिंग से अपना स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट, क्यूब है तो क्यूब रूट, nth पावर है तो nth रूट, ऐसा मैंने बताया था कभी। तो यहाँ पे भी x पावर है तो 1/x रूट लेना पड़ेगा, तब a निकलेगा। तो a इज इक्वल टू के की पावर 1/x। सिमिलरली b की पावर y के है तो यहाँ से मुझे b क्या मिलेगा, k की पावर 1/y। सिमिलरली c की पावर z के है तो यहाँ से मुझे c क्या मिलेगा, k की पावर 1/z। तो ये अब देखिए, पहले मैंने रेशियो का कॉन्सेप्ट लिया, रेशियो के कॉन्सेप्ट से इसको कोई कांस्टेंट k मान लिया, ईच ऑफ देम इज इक्वल टू k। अब यहाँ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, लॉज ऑफ इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, ए बी सी। अब जीपी में आते हैं, ए बी सी काय में है, जीपी में है, तो ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू सी होगा, जीपी का तो यही कॉन्सेप्ट है। ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी। अब बी स्क्वेयर होगा मतलब के की पावर 1/y और इसकी पावर 2 होगा, के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z, सही है, 1/z, करेक्ट है। और अब यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस आ जाते हैं, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस ये के की पावर 2/y हो जाएगा, ये के की पावर 1/x प्लस 1/y, दोनों के बेस सेम है,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो इसलिए पावर भी सेम होना चाहिए। मतलब 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अब थोड़ा ध्यान देंगे 1/x, सॉरी 1/z है ये, 1/z है, इधर y है 2/y, इधर 1/x प्लस 1/z, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/z इसको चेकआउट करो, और यहाँ पे 2 को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ये 1/y ऐसे। अब ध्यान देंगे 1/y, 1/x, 1/z, इनमें रिलेशन क्या दिख रहा है कि ट्वाइस ऑफ 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, मतलब ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू a प्लस c, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट है। मतलब ऐसा तब होता था जब a b c काय में होते थे, AP में होते थे। मतलब 1/x, 1/y, 1/z, 1/x, 1/y, 1/z काय में होंगे, बोलो AP में होंगे। AP है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, x y z काय में होंगे, HP में होंगे, करेक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के रखना कि एक तो पहली बात रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरी बात लॉज ऑफ इंडाइसेस प्रॉपरली होना चाहिए, फिर एपी का कॉन्सेप्ट और एचपी का कॉन्सेप्ट है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने अभी अब बताया कि जब भी रेशियो वाले आएंगे प्रॉब्लम्स तो वो कैसे करने हैं। इसके पहले मैंने एक और एग्जांपल दिया था जो आपको टेस्ट में मैंने पूछा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट जितना भी हमने इस लेक्चर में एचपी के बारे में बात की है वो आपको समझ में आई होगी, और इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे हम लोग जनरली फर्स्ट टाइम देखते हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मली थिंक करना पड़ता है, वो सब आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, क्या, एच एम बचा है। तो एच एम हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और फिर इसके साथ में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे, ठीक है, फाइन।